हैप्पी न्यू ईयर बेटे। मैम एक्सक्यूज मी, आज क्लास लेने का पर्पस क्या है? क्या बेटे? आज तो हॉलीडे है ना, आज तो क्लास लेने का पर्पस क्या है? बेटा हॉलीडे तो ना मेरे बहुत दिनों के चले हुए हैं, आपके कॉलेज के 21 से विंटर ब्रेक चल रहा है मेरा। मैं फिर भी डेली क्लास ले रही हूँ कि तुम्हारा सिलेबस हो जाए। थैंक यू मैम। मगर बीच में क्यों क्लासेस छोड़े? सॉरी। Good morning, ma'am. Happy New Year. गुड मॉर्निंग सोनी। सेम टू यू। निकाल लीजिए बुक। कल क्या क्या किया था हमने? करें स्टार्ट? यस मैम। आपका कल हमने किया था, एक तो पोवर्टी वाला किया था टॉपिक। उसके बाद हमने टॉपिक किया था ग्लोबलाइजेशन का। एंड देन उसके बाद मैंने शुरू कराया था आपका एडोलसेंस का। उसके बाद है हमारा रोल ऑफ टीचर का, क्या है एडोलसेंस के उसमें। मेरी क्लास खत्म होने के बाद पढ़ा था आपने जो जितना रह गया था एडोलसेंस वाला? मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बेटा मैंने तो ये 233 खोल रखा है इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में आपका एडोलसेंस का है 298 खोल रखा है मैंने। ये हो चुका था ना आपका एडोलसेंस फीचर्स ऑफ, जो भी एडोलसेंस है, टीचर हेल्प टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद था आपका डिफाइन एडोलसेंट, एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम एंड डिलेमास। ठीक है, प्रॉब्लम एंड डिलेमास ऑफ एडोलसेंस, इस पे आए हुए थे हम। उसमें लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको रोल ऑफ टीचर का एडोलसेंस के, उसमें प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी, अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड, प्रोवाइड एन एग्जांपल, प्रेज एंड रिकॉग्नाइजेशन, एजुकेशनल गाइडेंस, को करिकुलम एक्टिविटी, रेंडिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन एंड सेटिस्फेक्शन इन क्यूरियोसिटी। घर से तो मेरे ख्याल में पॉइंट नहीं पढ़े थे ना, है ना? कोई भी बच्चा निकल के देखता हो, क्या देखते हो? आज का टॉपिक है हमारा एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स। डिफाइन एडोलसेंस। एडोलसेंस का डेफिनेशन दोबारा से नहीं कराऊंगी क्योंकि ये आपकी कल भी की थी आपने। एडोलसेंस लैटिन वर्ड के एडोलसियर से आया है, जिसका मीनिंग होता है ग्रो टू मैच्योर, परिपक्वता की तरफ वृद्धि। ठीक है,
ग्रो टू मैच्योर या मैच्योरिटी तक हमारी प्रति, ठीक है। अब क्या है भाई हमारे सामने, देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस से हम शुरू करते हैं। जो आपकी एडोलसेंस होती है उस पीरियड के दौरान आपका बायोलॉजिकल चेंज होता है। पेज नंबर 234 पे पढ़ा रही हूं मैं। कॉग्निटिव चेंज होता है, इमोशनल चेंज होता है एंड सोशल चेंज होता है आपका, ठीक है। और आज जो टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। The problem of adolescents are multidimensional in nature and require holistic approach है। A large of adolescents in India are out of school, malnutrition, get married, early working in the vulnerable situation and are sexually active. With the onset of adolescence, there come more problem between parent and teenager problem, most commonly expressed in the form of complaint। देखो भाई जो हमारी एडोलसेंस की प्रॉब्लम है वह एक नहीं है, बहुत सारी हैं, मल्टी डायमेंशनल नेचर की प्रॉब्लम उनके सामने, ठीक है। ये क्या है, होलिस्टिक अप्रोच है। इंडिया में क्या है, एक तो एडोलसेंस में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे क्या है इस एज में कई सारे बच्चे तो अपना स्कूल भी छोड़ देते हैं, ठीक है। कईयों की क्या है जल्दी मैरिड हो जाती है, कई वर्किंग में लग जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बताया गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एडोलसेंस झेल रहे हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम अब तो फिर भी इतनी नहीं है, लेकिन आप ये लगा लो पूरी जनसंख्या में 10% तो अभी ऐसे हैं जिनकी क्या है जल्दी शादी कर दी जाती है, जल्दी वो काम पे लग जाती है। तो उनको क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। टेबल दे रखी है, आप टेबल से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी। बॉडी इमेज से रिलेटेड, सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी, होम रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी और सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके सामने। अपनी सेल्फ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी, एक तो बॉडी इमेज, दूसरा एक तो उनकी बॉडी क्या है चेंज हो रहा है, उसकी उनकी बॉडी में उनकी शेप चेंज हो रही है, पिंपल्स, कॉम्प्लेक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर, बॉडी चेंज, मूडीनेस, टचीनेस, एंगर, हाइपर सेंसिटिविटी, फीलिंग ऑफ रेबल, क्रसेस, इनफेटुएशंस, डे ड्रीमिंग एंड पर्सनैलिटी। ये क्या उनकी सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जो हमारा एडोलसेंस है उसको अपनी बॉडी इमेज को लेकर उसके चेहरे पे पिंपल निकल आते हैं, कॉम्प्लेक्शन भाई वो गोरा है वो काला है ये भी फीलिंग आ जाती है उनके अंदर, ईटिंग डिसऑर्डर भाई हम ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, मूडनेस यानी कि उनका मूड भी स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। टचीनेस, एंगर, गुस्सा आ रहा है उनको, हाइपर सेंसिटिविटी, फीलिंग ऑफ रेबल, क्रश, इनफेटुएशन और डे ड्रीमिंग और पर्सनैलिटी, इनसे रिलेटेड उनके सामने क्या आती है प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा अपने घर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है किशोर बच्चों को, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, पुअर रैपर विद पेरेंट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लो साइको इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉन कंडक्टिव एटमोस्फेयर, स्पेस कंसंट्रेंट एंड कंपैरिजन विद अदर। हाँ भाई घर में क्या है ये चलता है कि भाई फलाने का बच्चा तो इतना अच्छा काम करता है, तू ये काम नहीं करता, ठीक है। तो बच्चों के साथ कॉमन प्रॉब्लम तो यही है, कंपैरिजन विद अदर, कि पेरेंट्स अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं जिससे हमारा बच्चा उसको गुस्सा आता है, ठीक है। आगे ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होता है कि भाई सारा दिन बच्चे के ऊपर हुक्म जमाना, भाई ये काम कर ले वो काम कर ले। पुअर रैपर्ट विद पेरेंट्स, बच्चों का क्या है अपने पेरेंट्स के साथ लगाव नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स ऑटोक्रेटिक नेचर के हैं तो क्या है गुस्सा करते हैं हमेशा, तो बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ लगाव कम होना शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। लो साइको इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉन कंडक्टिव एटमोस्फेयर हो जाता है, स्पेस कंसंट्रेट, ठीक है। वो एक स्पेस चाहते हैं और माँ बाप ये स्पेस नहीं दे रहे उनको, ठीक है। अब स्कूल रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे एडोलसेंस को, ठीक है। स्ट्रिक्ट टीचर हो सकता है जो उसकी प्रॉब्लम्स को ना समझे। दूसरा क्या है आपका पार्सली ट्रीटमेंट, टीचर क्या कर रहा है भेदभाव कर रहा है। क्लोज्ड स्कूल एटमोस्फेयर, स्कूल का वातावरण बिल्कुल बंद है, बंद का मतलब ये हो गया कि बच्चे को स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। ओपन स्कूल एनवायरमेंट एटमोस्फेयर का मतलब बच्चे को हर एक बात कहने की स्वतंत्रता है, आजादी है। यहाँ पर क्या है स्कूल का एनवायरमेंट क्लोज्ड है तो बच्चा कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है आपको।
नोट एक्सेप्टेबल क्लासमेट, जो भी क्या है, कई बार ऐसा होता है क्लासमेट्स के द्वारा उनके अच्छे क्लास में क्या फ्रेंड्स नहीं बन पाते। पुअर मार्क्स, कम नंबर आना, ये भी उनकी प्रॉब्लम है। टू मच होमवर्क, बहुत ज्यादा होमवर्क दे देना, ये भी किशोरों की क्या है प्रॉब्लम है। नो कैरिकुलम पार्टिसिपेशन, किसी भी कैरिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। लॉन्ग स्कूल आवर, लंबे स्कूल का समय। ठीक है। अब देखो किशोर क्या है, 10वीं क्लास में आके बच्चा क्या एडोलसेंस स्टेज में आ जाता है, उस टाइम पे बच्चे को को करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, भाई तुम्हारी तो 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बाकी क्लासेस ही पार्टिसिपेट करती हैं, बोर्ड की क्लास को कम पार्टिसिपेट कराया जाता है। ठीक है। अब सोसाइटी रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं उनके सामने इशू, एक तो हो गया जेंडर बायस, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जनरेशन गैप आ सकता है सोसाइटी में। और क्या है, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस हो सकती है। ऑर्थोडॉक्सिस का मतलब क्या है, विरोधाभास वाली प्रैक्टिस। ठीक है, कि हम कुछ कह रहे हैं, हमारा सामने वाला दूसरी बात कह रहा है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या मतभेद की संभावना हो जाती है। आगे है रिप्रेसिव एटमोस्फेयर, ओवर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, और लैक ऑफ फ्रेंड्स की कमी है। ठीक है, तो ये हमारे एडोलसेंस के आपके सेल्फ रिलेटेड, होम रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड और सोसाइटी रिलेटेड क्या है इशू उसके सामने, या ये प्रॉब्लम उसके सामने आते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो थी उसके ये तो बेसिकली हर एक एडोलसेंस के सामने प्रॉब्लम आती है। वे थी हमारी बेसिकली एडोलसेंस फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर होम, अपने स्कूल सोसाइटी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 236 पेज पे, उसमें बताया गया है उनके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ कुछ बिहेवियरल पैटर्न है, या कुछ अदर उसका परसेप्शन है, जो देखने का नजरिया है, उससे रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे एडोलसेंस को झेलनी पड़ती है। सबसे पहला है आपका मोरोफोलॉजिकल या डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा बताया गया आपका साइकोलॉजिकल, तीसरा है आपका सोशल, एंड फोर्थ है आपका एजुकेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है भाई आपके यहाँ पर? बेटा छोटी टीचर क्लास चल रही है। मैम ये तो पेज 236 में हमारे पास तो बालाजी जो एजुकेशन है उसमें नहीं मिल रहा है। बालाजी वाले बुक में है 236 पेज पे। ये हमारे पास एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी 236 पे। सबसे पहले तो आपकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है हमारे सामने। दूसरा है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। थर्ड है आपकी सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले आती है आपकी डेवलपमेंट प्रॉब्लम, इसमें आती है आपकी ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर एंड अंडर ग्रोथ ऑफ हेयर। ठीक है, इसमें क्या है, या तो बहुत ज्यादा बालों की ग्रोथ हो रही मैम है, या हिंदी बालों में की बालाजी growth वाली ही बुक में कौन से पेज पे है? बेटा हिंदी में नहीं दे रखा ना, इसीलिए इसमें करा रही है। ओके मैम। उसमें तो ना वो सेपरेशन वाला टॉपिक दे रखा था, तो कुछ टॉपिक इसमें से जो ठीक लग रहा है मेरे को, जो इंग्लिश में से ठीक लग रहा है उसमें से करा देती हूँ, जो आपकी में अच्छा दे रखा है वो आपकी में से करा देती हूँ। तो ये एडोलसेंस का पूरा टॉपिक दे रखा है आपकी, एडोलसेंस, प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस आपके सिलेबस में
और जो आपकी हिंदी मीडियम है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है उसका सेपरेशन के अकॉर्डिंग। इसमें है आपका करंट इशू रिलेटेड टू एडोलसेंस स्ट्रेस, एडोलसेंस के स्ट्रेस के क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आपकी डेवलपमेंट प्रॉब्लम। डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है भाई, ओवर ग्रोथ ऑफ फेयर हो सकती है या अंडर ग्रोथ ऑफ फेयर हो सकती है, आपकी ओवरवेट एंड अंडरवेट हो सकते हैं बच्चे, स्किन कलर प्रॉब्लम हो सकती है, आगे आपकी फेशियल डिफॉर्मेशन एंड पिंपल्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, लिम्स की अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ जेनेटिकल एंड ब्रेस्ट, ठीक है। ये आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपकी साइकोलॉजिकल में क्या है उनकी, एक तो फीलिंग अबाउट सेक्सुअल सेक्स रिलेटेड इशू आ सकते हैं, चाइल्ड के बर्थ या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बता रखे हैं, माइक्रो कंसेप्शन अबाउट पोटियस एंड मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, फियर अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअल इशू, guilty feeling about sex related issue, inferiority and superiority complex about skin color, beauty, mental ability and IQ को लेकर भी उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, inexplacables perceptions about dress and fashion कोड को लेकर उनके दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, wrong and unrealistic ideology about friendship and courtship, perceptional or communicational or pre-conventional complaints about their teacher and parents, attraction toward opposite sex, unrealistic and illogical curiosity about sex and sex related issue, ठीक है। ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताई गई है। आगे सोशल प्रॉब्लम, अब इनको समझाने की तो जरूरत नहीं है ना बेटा, ये आप भी बड़े रखे हो, समझ सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी आई है, सबके सामने आती है, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम में क्या बताया गया है आपका, एंटीसिपेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनसिक्योरिटी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनको क्या है बेरोजगारी की समस्या की तो क्या है हमेशा टेंशन रहती है, दूसरा अनवांटेड एंड अनएक्सप्लेनेबल hatredness toward brothers, sister and friends, intention closeness with brothers, sister and friends, unpredictable and violent relationship with friends, unrealistic social perceptions about violence, love, sex as influenced by media, unusually vulnerable and violent relation with relatives, fear, imagination about marriage and life partners, ये सारी सोशल प्रॉब्लम। उसके बाद है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, टेंशन ऑफ अटेंडिंग द क्लास एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, लो IQ फीलिंग, फियर अबाउट फेलियर इन एग्जामिनेशन, फियर अबाउट लो स्कोर, फियर एंड कंसर्न अबाउट ए फ्यूचर कैरियर, मिसकंसेप्शन अबाउट टीचर्स। अब देखिए भाई, हमने यहाँ पर प्रॉब्लम देखी है, कुछ तो प्रॉब्लम हमारी पहले पढ़ी थी हमने अपनी सेल्फ से रिलेटेड, अपने होम से रिलेटेड, अपने स्कूल से रिलेटेड एंड उसके बाद हमने सोसाइटी से रिलेटेड। उसके अलावा दूसरी चार हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं। सबसे पहले आपकी हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड कि बच्चे की ग्रोथ सही हुई है या नहीं है। मान लीजिए किसी की हाइट छोटी रह जाती है, ठीक है, तो उस बच्चे को क्या होता है, वो मन ही मन ये सोचता है कि भाई मैं तो बड़ा भद्दा लग रहा हूँ, मैं तो बड़ा गंदा लग रहा हूँ, ठीक है। उसकी क्या है वेट में, अब कोई मान लीजिए अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा हो गया, उसको भी हमेशा टेंशन आए मैं तो मोटा लग रहा हूँ, मैं तो मोटा लग रहा हूँ। कोई ऐसा होता है बिल्कुल पतला सा, हड्डियों का ढांचा, वो समझता है भाई मैं तो बिल्कुल पतला हूँ, मेरे को पता नहीं देख के क्या सोच रहे होंगे सब, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके डेवलपमेंट में बच्चों के अंदर ये आ जाता है मैं तो काला हूँ, ठीक है, मैं तो गोरा हूँ, वो बड़ा सुंदर है, ये वाली बात आ जाती है उनकी, ठीक है। जेनेटिकल और ब्रेस्ट के कारण भी उनके क्या है थोड़ी सी क्या है डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। आगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या क्या बताया गया है, बच्चे की क्या है IQ से रिलेटेड जो भी है उसके सामने क्या है, एक तो वो अट्रैक्ट होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, ये भी उस क्या है कि पता नहीं फलाने क्या सोच रहे होगी मेरे बारे में, पता नहीं लड़का क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आता है, ठीक है। हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी क्यूरियोसिटी सारी की सारी, इसमें आपका स्किन कलर, ब्यूटी, मेंटल एबिलिटी को लेकर भी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम चलती रहती है। अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, अब बोलते हैं आप ड्रेस पहनते हो, पता नहीं मैं तो कैसे लग रही हूँ, ये दूसरा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो जब ये आपकी जो फीलिंग होती है दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसको बोलते हैं पर्सनल फेबल,
ठीक है, ये आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कैसे भी रहो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, एक किशोर लड़की ये समझती है कि सामने वाला मेरे को देख के ये सोच रहा होगा कि मैं तो गंदी लग रही हूँ इस ड्रेस में, या सामने वाला मेरे बारे में मुझे देख रहा है या मेरे बारे में। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपका पर्सनल फेबल का। जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, दूसरे मेरे बारे में ये सोचेंगे, वो हमारा पर्सनल फेबल होता है जब हम सोचते हैं। और जब भी हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमें देख रहा है, वो होता है इमेजिनरी ऑडियंस, कोई दूसरा हमें नहीं देख रहा होता। ठीक है, और ये दिमाग में है ही नहीं। सच बताऊं, मेरी सास के भी यही लगा रहता है, मनीषा तू तो पता नहीं ये पहन लियो शादी में, वो पहन लियो, मगर मम्मी कोई ना देखता। ठीक है, किसी को फुर्सत नहीं है किसी को देखने की, इतनी बिजी लाइफ है हर किसी की। ठीक है, तो हमारा ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट में कि हम जब ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं, सिर्फ हमें देख रहे हैं, ये आता है एक बच्चे के दिमाग में आता है। बच्चे के क्या, आप तुम्हारे दिमाग में भी आता है, किसी पार्टी में चले जाओ आप ये देखो ये सब मुझे ही देख रहे हैं। तो ये एग्जांपल है इमेजिनरी ऑडियंस का, सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है दोनों। और एक है जब आप अपने मन में सोचते हो हाय पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ, तो ये किसका था? पर्सनल फेबल का एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या है, किशोरों के साथ साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम होती है। आगे है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में क्या आ जाता है भाई, बच्चों को किस किस चीज का डर रहता है भाई? अनयूजुअल वायलेंस रिलेशन विद रिलेटिव्स के साथ बेखम का झगड़ा हो जाता है ना। इमेजिनेशन अबाउट मैरिड, अपनी शादी के लिए उनको डर लगा रहता है, लाइफ पार्टनर के लिए। भाई लड़कियों को तो ये रहता है, देखो गांव में तो ये बोलते हैं भाई 10वीं में फेल होगी तो तेरी शादी कर देंगे, तो बेचारे को पहले ही डर हो जाए भाई फेल नहीं होना किसी भी क्लास में। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम उनको एक तो क्या है, मैरिड लाइफ को लेकर फियर आ जाता है उनके दिमाग में। दूसरा वायलेंस, लव, सेक्स, इन सब से प्रभावित होते हैं, मीडिया से प्रभावित होते हैं। इसमें अनवांटेड एंड अनएक्सप्लेनेबल हिंड्रेंस होती है टुवर्ड अपने ब्रदर्स को लेकर, सिस्टर और फ्रेंड्स को लेकर। ये सारी चीजें हैं सोशल प्रॉब्लम में। और एजुकेशनल प्रॉब्लम में क्या आ गई, उनको हमेशा टेंशन लगी रहती है, अटेंडिंग द क्लास एंड एग्जामिनेशन की टेंशन लगी रहती है। ठीक है, टेस्ट वगैरह की टेंशन रहती है। ठीक है, लो आईक्यू फीलिंग के भी, और फियर ऑफ फेलियर, एग्जाम में फेल होने का डर रहता है यहाँ पर। ठीक है, कहीं कम स्कोर, कम मार्क्स ना आ जाए, ये भी डर रहता है एजुकेशनल से रिलेटेड। ठीक है, फियर एंड कंसर्न अबाउट ए फ्यूचर कैरियर, फ्यूचर के कैरियर को लेकर भी बच्चे क्या है यहाँ पर क्या रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। मिसकंसेप्शन अबाउट अपने टीचर के साथ में उनकी बहसबाजी हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे एडोलसेंस के जरिए, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। ठीक है, दोनों में ये प्रॉब्लम्स आती है। लड़कियों में थोड़ा पहले जल्दी ये शुरू हो जाता है एडोलसेंस, लड़कों में ये लगा लो 1 साल लेट शुरू होता है, लेकिन बराबर है, होता दोनों में है। ठीक है, एडोलसेंस में दोनों में को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। दिस इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रॉब्लम इन एडोलसेंस कैन बी मोरल और सोशल, ये नैतिक और सामाजिक दोनों हो सकती है। अब यहाँ पर इसने कंक्लूजन के तौर पर इसने 5 मेजर प्रॉब्लम्स और दी हैं आपकी। एक तो है इमोशनल टेंशन रहती है, पर्सनल अपीयरेंस, एमेंसिपेशंस, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस एंड सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, आप ऐसा करना, जितनी भी प्रॉब्लम अलग अलग बताई है ना, उनमें से 5-7 पॉइंट आप याद कर लेना और उनको एक्सप्लेन कर देना। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जितने पॉइंट बताए हैं मैंने 5-10 जितने भी, तो उन सबको मिक्स करके जो आपको याद रहे 5-10 पॉइंट वो आप लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई प्रॉब्लम्स? अब इसका एक टॉपिक ये था कि टीचर का क्या रोल होता है। ये मैंने कल बताया था, रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल होता है भाई, एक किशोर के प्रति, एक एडोलसेंस के प्रति प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। टीचर को क्या है, एडोलसेंस साइकोलॉजी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वह अपने बच्चे को समझा सके अपनी क्लास में। अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड, प्रत्येक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल नीड है, प्रत्येक बच्चे के ऊपर स्पेशली अटेंशन देनी चाहिए।
प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, जो भी आप स्टडी करा रहे हो क्या है आप एग्जाम्पल के थ्रू दो ताकि बच्चा क्या है उसको समझ पाए। प्रेज एंड रिकॉग्नाइजेशन, जो अपने किशोर है वो अगर अच्छा काम करते हो आप उनको गुड मॉर्निंग प्रेज मैम। करो क्लास में। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तो आप बड़ा लेट है। एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, आप उनको एजुकेशनल गाइडेंस दो अपने बच्चों को कि भाई आपको आगे फ्यूचर में मैम यही आपके क्लियर नहीं सामने दिख रहा है सामने। उसके बाद है को करिकुलम एक्टिविटीज, ठीक है, टू अवॉइड सेल्फ कंक्लूजननेस को छोड़कर डे ड्रीमिंग, इन सब चीजों से दूर करने के लिए बच्चे को क्या को करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। आगे है रेंडरिंग प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन, बच्चे को क्या है प्रॉपर क्या है एजुकेशन बतानी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज एनेबल हिम टू रिलेट हिज डिफरेंट टेंडेंस टू हार्मनी विद ईच अदर, सबके बारे में। उसके बाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सेटिस्फाई करना टीचर का काम, ठीक है भाई। तो ये है टीचर का रोल एक एडल्ट सेंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, ठीक है। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। वैसे इजी है, सबके सबके ऊपर से होके गया एडल्ट सेंस। अब तो तुम समझदार हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तो इस टॉपिक को तो हम बना के भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रन लिविंग, अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है जो एडल्ट सेंस वाला हो गया है खत्म। सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक है इश्यू इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एंड डाइवर्सिटी। ये मुझे मिलना भी मुश्किल, व्हाट इज द इशू डाइवर्सिटी ऑफ क्लास कास्ट जेंडर, हाँ जी ये मिल गया। डाइवर्सिटी वाला है डिफरेंस, मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी वाला। हिंदी मीडियम में 299 पेज पे फोर्थ क्वेश्चन है, और इंग्लिश मीडियम में भी देखते हैं। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है आपका, different describe the differences and diversity in society, give the suggestion for betterment of all segments of society. What do you understand by the term of structure of a society? Discuss the structure of modern society in reference to the factors like class, caste, religion, ethnicity and the language. ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में बताया है हमारे। अब देखते हैं भाई, अब हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, सबका नेचर अलग है, बिहेवियर अलग है, ठीक है। तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और विभिन्न लोगों में अलग अलग धर्मों के, जाति के, लिंग, भाषा, वर्गों के अनुसार पाए जाते हैं। तो इस बारे में क्या है, हमारी जो एजुकेशन का योगदान है उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। सर्वप्रथम सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होती है? सोशल क्लास सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे को समान समझते हैं। दिया है मैकाइवर तथा पेज। सोशल वर्क सोसाइटी का भाग है जो हमारी सोशल सिचुएशन के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके, ताकि क्या है हम सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों को अलग अलग कर सके, कैटेगराइज कर सके। तो सोशल ग्रुप में क्या है, वे सभी व्यक्ति जो वैसे तो क्या है स्टेटस में लगा लो, आप धर्म में लगा लो, एक समान है, लेकिन फिर भी हम क्या हमको कैटेगराइज कर सके, एक दूसरे से पृथक कर सके, अलग अलग बता सके कि ये वो है ये वो है, ठीक है। आगे है फीचर्स ऑफ सोशल क्लास। सोशल क्लास की क्या विशेषताएं हैं? इसमें क्या है, हमारे जन्म का महत्व नहीं है, अर्जित होता है, शिथिलता की कमी है, सामाजिक संबंध सीमित होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और समान स्थिति होती है। ये मैं अब हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ, नंबर 300। इसमें बताया गया है आपका इंग्लिश मीडियम में बेटा 237 पे पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है।
जिसमें आपका क्लास के बारे में बता रखा है, क्लास क्या होती है, आपकी कास्ट जाति क्या होता है, रिलीजियन धर्म के बारे में बता रखा है, एथेनिसिटी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में अंतर और विभिन्नताएं, तो हमारी विभिन्नता किस किस प्रकार से हो सकती है। देखो भाई, क्लास के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग, जैसे आपका सबसे पहले तो रिच क्लास आ गई, एक मिडिल क्लास आ गई और एक बिल्कुल पुअर क्लास आ गई, ठीक है। एक तो बिल्कुल बहुत अमीर लोग हैं एक सोसाइटी में, एक ऐसा है मध्यम वर्गीय है सोसाइटी, और एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। दूसरा, कास्ट हमारी अलग अलग जाति को दिखा रहा है यहाँ पर। ये भी क्या है, हमारा जो कास्ट वर्ड है लेटिन वर्ड कास्टस से निकला है, जिसका मीनिंग होता है प्योर एंड अनमिक्स, शुद्ध और जिसको मिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। या इसका ये वर्ड इंडिया के वर्ण जाति which indicate a fixed hierarchical societal division of Indian society into four group of men based of inequality, status, unequal rights and privilege। अब जो अगर हमारा इसमें देखा जाए तो इंडिया में एक वर्ड बोला जाता है वर्ण जाति, उसमें इंडिकेट किया गया है जिसमें हमारे समाज को क्या विभाजित किया गया है। पहले जो हमारा समाज था, अगर हिंदू समाज के, हिंदू बोल रही हूँ सॉरी, इंडियन के उसके देखा जाए तो पहले हमारा जो समाज था, यानी कि जो हमारी जातियां थी वो 4 धर्मों में बांटी गई थी। उन्होंने क्षेत्रीय, ब्राह्मण, शूद्र और एक और था, याद नहीं आ रहा मुझे, पेज नंबर क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एंड शूद्र। आपका वैश्य जो ये 4 अगर हमारे धर्म ग्रंथों में देखा जाए तो हमने इन 4 कास्टों में बांटा था, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र में। और अब क्या है, अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो हमारा जो समाज है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र में न बटकर अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में बटा हुआ है। उच्च वर्ग में जितने भी हमारे रिच पीपल है वो आते हैं, मध्य वर्ग में हमारे आ गए और निम्न वर्ग में बिल्कुल ही गरीब लोग आ गए। अब यहाँ पर है, हमने देखा जाए तो भारतीय समाज में वर्ग दिखाई पड़ते हैं, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी, पूंजीपति, कृषक, व्यवसायी, नौकरशाही और शासक वर्ग इसने बताए गए यहाँ पर। कास्ट जो शब्द है हमारा, कास्ट शब्द हिंदी रूपांतरण है, इसकी उत्पत्ति पुर्तगाल शब्द के कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ है प्रजाति, नस्ल या जन्म। इस प्रकार जाति प्रणाली अथवा जन्म पर आधारित एक व्यवस्था है। जाति उस वर्ग या झुंड को कहते हैं जिसमें सदस्यों की सदस्यता उनके कर्तव्य अधिकार जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है उनका कि सदस्यों की उस सदस्यता से है, जो जाति है हमारे उस वर्ग को कहते हैं जिसमें लोगों की सदस्यता उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। देखो लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। पहले कैसा सिनेरियो था भाई, जो ब्राह्मण थे उनके बच्चे पंडिताई के काम में लग जाते थे, अब तो ऐसा नहीं है। अब पहले क्या थे, जो वैश्य थे उनके बच्चे क्या था भाई, अपने व्यवसाय में लग जाते थे, पूंजीपति बन जाते थे। क्षत्रिय वाले क्या होते थे, जो सेना में भर्ती हो जाते थे, राजा के यहाँ पे काम करते थे। शूद्र जो थे वो क्या था, आपका जितना वर्कर का काम था वो सारा शूद्र जाति के लोग करते थे। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आजकल जरूरी नहीं है कि पंडितों का लड़का है तो पंडिताई का ही काम करेगा, वह सीए बन सकता है, वह अच्छा व्यापारी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जाति के कारण भी डिफरेंस बताया गया है। रिलीजियन, उसके बाद आता है हमारा धर्म के आधार पर भी हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और जैनिज्म भी है, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो रिलीजियन भी क्या करता है, जिसमें क्या है, सब अपने अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने भगवान को पूजते हैं। तो एक तो ये है हमारा रिलीजियन से रिलेटेड, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम
एक तो क्या है, अगर हम देखा जाए तो इनिशियली सीरी का मुस्लिम हिंदू कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चलते हैं, बट द थ्रेट टू इंडिया के सामने ये चुनौती है कि यहाँ पर मल्टी रिलीजियन है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे धर्मों के लोग विद्यमान हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ethnicity in the subjective aspect of the social category. It is based on the identity, exclusive and certain degree of distance way of life. According to Hunekar, ethnicity refer to the sense of proper home or we feeling shared by the member of the group whose member share this feeling in the ethnic group. In a general definition, ethnic group are segment of large society whose members are thought by themselves to others to have a common origin and to share important segment of common culture, and who is addition participate in shared activity with the common culture and origin are significantly integrated. The ethnic order is virtual where every society, देखो भाई ethnicity में ये बताया गया है कि ये है हमारे पीपल्स हुड से, हमारी फीलिंग से, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक ही कल्चर के लोग, ठीक है, जो अपने क्या करते हैं, जो भी उनका कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ग्रुप वे में भी एक क्लास की जिनका धर्म है, जैसा रिलीजियन रेस एक्सेप्ट में बी स्ट्रॉन्ग मेकिंग द ethnicity that is a major language difference in Indian society, broadness by Pakistan and Bangladesh, close to Iran and Afghanistan, and living in a world which religion in many areas have been political in the service of ethnic causes. Indian tagged outbreak of religion violence is not सरप्राइजिंग, ठीक है। इसने यहाँ पर बताया है एथेंसिटी धर्मों के अकॉर्डिंग जो हमारी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस में बताया गया है, ठीक है। जैसे अब आपका इसमें नाम लिया गया है अलग देशों का, ठीक है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, इसको पढ़ लेना बेटा एथेंसिटी को। उसके बाद लैंग्वेज, हमारे पूरे इंडिया में देखा जाए तो लैंग्वेज भी सबकी अलग है। इंडिया में क्या, अगर हम अलग अलग कंट्रीज की देखें तो भी क्या है, लैंग्वेज के कारण भी डिफरेंट आता है, डाइवर्सिटी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डाइवर्सिटी। तो आपका जो टॉपिक था उसमें आपका बताया गया कि है डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में डिफरेंस और डाइवर्सिटी के कारण आपकी डाइवर्सिटी आती है। दूसरा आपका कास्ट के कारण बताया है। तीसरा आता है आपका रिलीजियन के कारण, धर्म मैम वॉइस काफी वीक हो रही है। एंड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ये जो चीजें आ रही हैं, क्या फैक्टर अफेक्टिंग है डाइवर्सिटी के एंड डिफरेंसेस के, ठीक है। क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, एक तो है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर है, दूसरा आपका डेमोग्राफिक फैक्टर है, तीसरा आपका इकोनॉमिकल फैक्टर है, चौथा आपका टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्टर है, फिर फिफ्थ है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है, सिक्स्थ है आपका आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, लेजिस्लेशन है आपका, वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, एजुकेशन है। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या बताया गया भाई, हमारी डाइवर्सिटी टेक प्लेस जो फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर है। हमारी जो विभिन्नता है वह हमारे फिजिकल और ज्योग्राफिकल एरिया के कारण भी आई है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिनाइज, एपिडेमिक, ड्राउट्स ट्रांसफॉर्म द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। इन कॉन्सेंस दे चेंज देयर होल लाइफस्टाइल बाय माइग्रेशन टू अदर प्लेसेस व्हिच लीड टू डाइवर्सिटी। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का देखा जाए हमारे डाइवर्सिटी पर हमारे ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है। अब आप देख लीजिए, एक तो आप पहाड़ों की लाइफ देख लो, एक अपनी देख लो, क्योंकि हम तो प्लेन एरिया में रहते हैं, कुछ कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है।
पहाड़ों में रहते हैं और कुछ बिल्कुल समुद्र के किनारे भी रहते हैं लोग, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या है, हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जैसे फ्लड, अर्थक्वेक आ जाए, कहीं कभी भी सूखा पड़ जाए, तो लोगों को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, वहां से जाकर कहीं दूसरी जगह रहना पड़ता है, तो वह है उन्हीं की तरह उनका फिर लाइफस्टाइल हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर ज्योग्राफिकल फैक्टर का भी इफेक्ट पड़ा है। दूसरा है हमारा डेमोक्रेटिक फैक्टर। डेमोक्रेटिक फैक्टर में क्या है, इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इंडिया क्या है, टिपिकल एग्जांपल है डेमोग्राफिक फैक्टर का डाइवर्सिटी के अंदर। माइग्रेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, फूड शॉर्टेज, पॉलिटिकल रीजन, डिक्रीज और इंक्रीज पॉपुलेशन हैज द इमीडिएट इफेक्ट अपॉन डाइवर्सिटी। अब क्या है, बहुत सारी जब जनता बहुत ज्यादा हो जाती है तो फूड की शॉर्टेज हो जाती है, पॉलिटिकल रीजन हो जाते हैं, जिससे हमारी क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट क्या है, हमारी विविधताओं पर पड़ता है, हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर पड़ता है। इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या बताया गया आपका, इकोनॉमिकल फैक्टर लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड फॉरेन मनी ब्रिंग अबाउट ए लॉट ऑफ सोशल चेंज। जिसमें क्या है, हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर में जैसे गरीबी है, हमारा इन्फ्लेशन है, कभी क्या है हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, हरित क्रांति है, फॉरेन मनी है, ब्रिंग अबाउट, तो ये है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे सामाजिक उतार चढ़ाव लेकर आते हैं लोगों के बिहेवियर में, ठीक है। रिलेशन में स्पेंडिंग पैटर्न क्या होगा, आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड, संसार का क्या आउटलुक है, ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आगे है टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्टर्स हैं हमारे, कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, रिवोल्यूशनल ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी has brought about change in economical condition, materialistic aspect and influenced social and cultural aspect. It has brought about change in traditional कस्टम्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल। जो हमारा टेक्नोलॉजिकल और जो साइंटिफिक फैक्टर्स हैं सोसाइटी के अंदर, उसने भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या है, इफेक्ट डाला है। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे चेंज लेकर आई है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर, ठीक है। जो हमारा देखने का नजरिया हो गया है, समाज भी क्या है, प्रभावित हुआ है, हमारा कल्चर भी हमारी नई नई इनोवेशन से प्रभावित हुआ है, जिससे जो हमारे ट्रेडिशन था, जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो वैल्यू थे, जो एटीट्यूड थे, उसमें भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। आगे है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर लाइक वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, आगे है रेजिनेंस ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड सत्याग्रह डेफिनेशन caused a lot of social change in diversity direction. The factor change from generation to generation and they bring about the change in the society. जो हमारा समाज है, जो संस्कृति है, उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जैसे अब क्या है, यहाँ पर आया है वुमेन लिबरलाइजेशन, जो आंदोलन चला उस पे, और एक जो आपका सत्याग्रह था, ये भी क्या है, हमारे समाज में एक बड़ा चेंज लेके आए विभिन्नता को देखते हुए, ठीक है। द फैक्टर चेंज फ्रॉम द, ये क्या है, ये फैक्टर जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन भी हो सकते हैं। सोशल, देखो समाज में पहले औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती थी, औरतें पहले क्या थे, सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो में चेंज हो गया है। हर लेडी क्या कर रही है आजकल, ऑलमोस्ट, हर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट लेडी क्या है, जॉब कर रही है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या हमारे समाज में भी क्या आया है, चेंज आया है। आइडियोलॉजिकल फैक्टर का भी हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जो नई साइंटिफिक थॉट निकल के आए हैं, न्यू रिलीजियन आइडिया और न्यू फिलोसफी रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आया है, जिसमें क्या है आपका बुद्धिज्म, कम्युनिज्म एंड फैसिज्म हैज मैजिकल, जिन्होंने क्या है पूरी तरह से ह्यूमन को क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है, उनके एटीट्यूड को चेंज कर दिया है, उनकी लाइफ की वैल्यूज को चेंज कर दिया है। तो दीज इनफ एविडेंस, ये कुछ प्रमाण हैं जो हमारे साइको कल्चरल चेंज को दिखाते हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ है, एक मनुष्य पर्सनली प्रभावित हुआ है इन ग्रेट फिलोसफर से, लाइक गांधी जी, लेनिन और मार्क्स की विचारधारा के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आया आपका लेजिस्लेशन प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी डाइवर्सिटी के अंदर। कंपल्सरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इन वेस्टर्न एंड एशियन कंट्री। अब एशियन कंट्री है, जो हमारा एशियन कंट्रीज है, उसमें क्या है, हमारी कंपल्सरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कर दी है एशियन और वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। जिसमें जहां पर हमारा लीगलाइजेशन अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, इंश्योरिंग द, आपकी क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन के प्रॉपर्टी के ऊपर राइट, आर फ्यू मेजर्स व्हिच हैव ब्रॉट अबाउट रेडिकल डाइवर्सिटी इन वेरियस कंट्रीज। लेजिस्लेशन यानी कि जो हमारा समाज है, जो हमारी राजनीति है, उसमें भी क्या है,
जैसे पहले औरतों का क्या होता है, समानता का अधिकार नहीं था, उसने भी क्या है, औरतों क्या है, समानता का अधिकार दिला है, जिससे भी डाइवर्सिटी के ऊपर क्या है इफेक्ट पड़ा है। और हमारे यहाँ पर जैसे वेस्टर्न में और एशिया में क्या है, कंपल्सरी है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। आगे है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का भी जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो स्टाइल है लिविंग का और वैल्यूज है वेस्टर्न कंट्रीज की, उन्होंने अफेक्ट किया इधर के कल्चर को भी। इंडिया ने सिर्फ क्या है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं अपनाया, बल्कि वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाता जा रहा है। उन्हीं की तरह क्या है, फूड हैबिट डालता जा रहा है, ड्रेसेस, एडिकेट्स एंड इवन मोरल्स को भी उन्हीं की तरह करता जा रहा है। आगे है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण। इसने बताया भाई, when the culture, tradition, style, modernization is a process which bring desired type of change, जो क्या है, कुछ desired type के change लाती है, जो हमारे नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूडिंग द वे ऑफ लाइफ, द होल, जो हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रही है। दे ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, जो हमारे समाज में क्या है, सकारात्मक ये चेंज होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, कल्चर, मोरल एंड हमारी एजुकेशन स्ट्रक्चर को लेकर। आगे हमारी एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर फॉर सोसाइटी चेंज। एजुकेशन ही वह पावरफुल फैक्टर है जो हमारे समाज में क्या ला सकती है, चेंज ला सकती है, विद द थॉट पैटर्न एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द younger generation. It play a vital role in the including the needed intellectual discipline, social what is social intelligence, critical thinking and abstract thinking. ठीक है, इन सब के अंदर एजुकेशन ही ऐसी है, एक वेपन है, हथियार है, जो हमारे समाज में क्या है, बदलाव ला सकता है। तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस। तो हमने जो टॉपिक किया है वो है डाइवर्सिटी का, विभिन्नता का या डिफरेंस का। ठीक है, हमारी डिफरेंस है वो इसने 3-4 टाइप से बताई थी। हमारी क्लास के अकॉर्डिंग हमें डाइवर्सिटी आती है, विभिन्नता आती है, हमारी कास्ट के अकॉर्डिंग आती है, रिलीजन के कारण आती है हमारी, उसके बाद एथनिसिटी के कारण और लैंग्वेज के कारण, इन सब के कारण हमारे क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, हम लोगों में विभिन्नता आती है, जो ये सारी चीजें हमें एक दूसरे से अलग शो करती है, बनाती है। ठीक है, उसके बाद इसने बताया है कि फैक्टर अफेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस, क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे डाइवर्सिटी और डिफरेंस को प्रभावित करते हैं। एक तो आता है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा आता है हमारा डेमोग्राफिकल फैक्टर, तीसरा आता है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर, चौथा आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्टर, फिफ्थ है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सिक्स है हमारा आइडियोलॉजिकल फैक्टर। आगे आप बताया इसमें लेजिस्लेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, ये सारे के सारे तत्व हैं जो हमारी डाइवर्सिटी और डिफरेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका डाइवर्सिटी वाला, इशू में डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। अब अगला है आपका जो टॉपिक है, चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. आज बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, तो अब हमारे जो फोर्थ यूनिट है उसके तीन तीन पॉइंट हो गए हैं हमारे। एक तो पॉवर्टी और ग्लोबलाइजेशन वाला फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा था एडोलसेंस स्ट्रेस के ऊपर, एडोलसेंस के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो वाला, और तीसरा टॉपिक था हमारा डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हमारे हो गए हैं। अब जो चौथा टॉपिक है वो इसमें दे रखा है आपका, चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स, सोशल डिप्राइव्ड गर्ल्स, measures to bring improved in their status. ठीक है, चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स। हाँ जी, आपके में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, जो बच्चे झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं, जो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, एंड सजेशन देनी है इम्प्रूव टू कंडीशन इन चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, और जो बच्चे स्लम्स के अंदर रहते हैं उनकी कंडीशंस में किस प्रकार हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश मीडियम में क्या 241। The main needed हिंदी मीडियम में मैम कौन सा पेज है? बेटा देख रहे हो बेटा, जो आपका हिंदी मीडियम में जो एडोलसेंस वाला था ना,
एडोलसेंस वाला 324 से है 9th क्वेश्चन। और ये अभी मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है, कॉम्पिटिशन वाला है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, बुलिंग दबंगता से आप आगे पीछे दे रखा भाई, देखो मुझे तो मिला नहीं है, ढूंढ लेना पर इसको कहीं पे। मिल गए किसी बच्चे को हिंदी मीडियम में? ये वाला क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। बेटा मेरे को नहीं मिला, अब तुम इसी से सुन लो, ठीक है? कि चिल्ड्रंस की क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब वो है स्लम्स के अंदर रहता है, तो हम क्या क्या इसमें सजेशन दे सकते हैं, क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि जो उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके। एक तो भी चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, देयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु लिव लाइफ और टाइटल और इनकम एंड live in slums, the number of people is hard to measure, as many of them do not want to know or move around a lot of find food and money where possible. A large percentage of these people are children. अब यहाँ पर देखो ये बताया गया है, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो देखो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं, तो दिल्ली में भी एक तो बहुत सारे स्लम्स हैं, और भी बड़ी बड़ी शहर है हमारे, मुंबई में भी बहुत सारे स्लम्स हैं, तो हमने कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कोई स्लम्स झोपड़ी देखी होगी, तो वहां पर वहां के बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन चीजों को ध्यान में रखकर हम बताएंगे, ठीक है? तो सारी बुकिश लैंग्वेज यूज ना करके हम अपनी तरफ से भी हमने जो जो प्रॉब्लम्स देखी हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, स्लम्स में रहने वाले बच्चे, तो जहाँ वहां पर स्लम्स में लोग क्यों रह रहे हैं, तो वे बहुत गरीब हैं, दूसरा उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। स्लम्स में क्या है, एक झोपड़ी में 4 से 5 बंदे रह रहे हैं, ठीक है? अब हमारे यहाँ पे तो क्या सिनेरियो आ गया भाई, सबके लिए एक रूम बन गया घर में, सब अपने अपने अलग रूम में रहते हैं, लेकिन जो झोपड़ियों में क्या है, जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उससे डबल या ट्रिपल जनसंख्या वहां पे रह रही है, ठीक है? तो क्राउडेड है, सारा का सारा जो एरिया है क्राउडेड है वहां पर, ठीक है? हार्ड टू मेजर, मैनी ऑफ दैट डू नॉट वांट टू बी नो मूव अराउंड द लॉट ऑफ फाइन फूड, उनको उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, पैसे की उपलब्धता उनके पास नहीं है। लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल और चिल्ड्रन ऐसे ही है जो जहाँ पे झोपड़ियों में रह रहे हैं, ठीक है? उनके पास क्या खाने की कमी है, उनके पास क्या है, जो भी थोड़े गरीब हैं वे बेचारे, ठीक है, खाने की कमी रह रही है, मनी की, पैसे की उनके पास कमी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो लो इनकम में अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद क्या है भाई, इसमें लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल, यानी कि एक हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर रह रहा है, झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। तो ये क्या है हमारे भाई, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है उसके कारण, डेंजर, ठीक है, डेंजर, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। डेंजर क्या है भाई, लिविंग इन स्लम्स, बहुत मैनी डेंजर फेसिंग पीपल, बहुत डेंजर फेसिंग पीपल स्लम्स के अंदर रह रहे हैं, एज पीपल फ्रॉम द स्लम ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। देखो भाई, बहुत सारे हमारे भारत में अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, किस लिए, अपने रोजगार के अवसर देखने के लिए, अपना घर छोड़कर, और उन्हें कहाँ पर रहना पड़ रहा है, कहाँ पर रहना पड़ रहा है, स्लम्स के अंदर रहना पड़ रहा है, ठीक है? तो दूसरा क्या है, तो डेंजर, उनकी हेल्थ केयर नहीं हो पा रही, ये उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। दूसरा, टेक्निकल क्लासेस, फॉर दिस रीजन दे रिफ्यूज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड और फॉर लिटिल इज नो सिक्योरिटी फ्रॉम द पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स की भी वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है? Why known as a local और bring corruptions, वहाँ पर क्या है, पुलिस ऑफिसर आर वाइडली नोन एज, जानते हैं कि लोकल करप्शंस वहाँ पर चल, ठीक है? एल्डेडली दे often demand payment from people who are working or people living in the slums rather to the protection or avoid being pressed। अब यहाँ पर क्या है, लोगों से देखो पुलिस फोर्स का प्रोटेक्शन है, उल्टा उनको क्या किया जा रहा है, उनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनसे क्या है, पेमेंट की डिमांड की जाती है, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है?
स्लम्स टू रिटर्न द प्रोटेक्शन, उसके बदले क्या है उनको बोला जाता है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। टू अवॉइड बीइंग फ्रेम्ड द फॉल्स चार्जेस, जो नहीं है वो भी चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं। लोग हैव एक्सपीरियंस पुलिस ऑफर बीटिंग, सेक्सुअल हरासिंग एंड इवन टॉर्चिंग स्ट्रीट चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। दूसरा क्या डेंजर सिचुएशन है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, सेक्सुअल हरेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, बच्चों का भी हरेसमेंट हो रहा है, ठीक है, स्लम्स के अंदर। नॉट पे फॉर प्रोटेक्शन, और उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये क्या है हमारे लिए एक डेंजर की सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है भाई, हेल्थ से रिलेटेड। भाई स्लम्स में मान लीजिए जगह नहीं है, फिर भी इतना ओवर क्राउडेड वहाँ पर रह रहा है, तो वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी उतना ज़्यादा कूड़ा कचरा रहेगा, साफ सफाई नहीं रहेगी वहाँ पर, तो इससे क्या है हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू है। और ये जितनी भी हमारे स्लम्स हैं, मेन तो क्या है कि नालों के पास मिलेंगे, जैसे वो हमारी मुंबई की धारा हुई है, वो एक बड़ा सा गंदा सा नाला है, उसके पास लोगों ने स्लम्स बना रखे हैं, तो वहाँ पर क्या है हेल्थ रिलेटेड इतने इशू आ रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास क्या है, हॉस्पिटल भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो जो बहुत सारी बीमारियां डिसीज स्लम्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा क्या, सफाई की कमी के कारण भी वहाँ पर। दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों के लिए नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है। और अगर एजुकेशन है भी तो ये लोग नहीं भेज के, खुश नहीं है भेज के, ये चाहते हैं कि हाँ जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ही कमाने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर एक सर्वे किया गया तो उसमें ये बताया गया ओनली ओवर हाफ द चिल्ड्रन आर इन द स्कूल, कि स्लम्स में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से हाफ व्यक्ति ही कहाँ पर जा पाते हैं, स्कूल्स में जा पाते हैं, ठीक है। कि हाफ बच्चे ही, मान लीजिए अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाए तो उसका कुछ परसेंट बच्चे ही क्या है स्कूलों में जा रहे हैं, बाकी बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, वो अपने घर के कामकाज में या फिर अदर किसी कामों में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सम गवर्नमेंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। क्या क्या चलाए गए हैं, वेरियस एजुकेशन स्कीम्स। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे सामने स्लम्स में रहने के लिए। जो स्लम्स में रहते हैं, एक तो डेंजर सिचुएशन बन गई है जनसंख्या के कारण, दूसरी हेल्थ रिलेटेड उनके इश्यू आते हैं, और तीसरी एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है कुछ गवर्नमेंट ने भी क्या है स्कीम चलाई है चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, जो स्लम्स के अंदर रहते हैं उन बच्चों के लिए। देखो ये क्या है स्कीम चलाई है आपकी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया है, स्लम इटसेल्फ यूर। बेटा पता नहीं एकदम से चला गया आपका, मुझे समझ नहीं आया क्या टाइप किया आपने। स्लम्स गवर्नमेंट स्कीम है, सबसे पहले तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, दूसरा आपका रिस्ट्रिक्टिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम स्लम्स के लिए चलाए गए, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एंड लोक जम्बिस प्रोजेक्ट इन राजस्थान में चलाया गया, महिला सक्षम ये भी चलाया गया, एक नो फॉर्मल एजुकेशन एंड ईजीएस एंड एआई चलाए गए। ये कुछ प्रोग्राम चलाए गए वहां के बच्चों को क्या करने के लिए। देखिए सबसे पहले था जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड गवर्नमेंट स्कीम में है, सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, ठीक है। एक तो चला बेटा हिंदी मीडियम में शायद ये है नहीं, तो आप इसको साथ साथ नोट कर लेना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड,
instruct are yes, are using instructing and recognizing feature application. Or feature education. अगला आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद आपका शिक्षा प्रोजेक्ट शिक्षा शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एंड लोक सर्विस प्रोजेक्ट इन राजस्थान महिला सॉल्यूशन महिला समीक्षा महिला समीक्षा विजिबल हो रहा है सबको? विजिबल हो रहा है बोर्ड पे? तो ये बताओ मेरी क्लास चल रही है या नहीं चल रही? हाँ बोलते रहे अगर मुझे ये लगता है कि कहीं मेरी क्लास ना बीच में रुक गई हो। तो कौन से चल रहे हैं भैया आपके? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा है आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ टीचर मैम एजुकेशन। हाँ जी सोनी क्या बोल रहे हो बेटे? दिख नहीं रहा है बोर्ड पे जो लिखी है आप। नीचे का कोई नहीं, मैं बोल रही हूँ ना तो आप लिख लेना। इंग्लिश मीडियम में तो है, हिंदी मीडियम में ये टॉपिक नहीं है आपका। अच्छा पहले मैं है आपका वीडियो क्वालिटी का तो मुझे नहीं पता, हो सकता है नेट के कारण हो रखा हो। नोट डाउन कर लिए सबने ये पॉइंट? अरे एक और भूल गई, एक पॉइंट और भी है। नोट फॉर्मल एजुकेशन, नोट फॉर्मल
NFE and EGS एंड AIE। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका सीटेट में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्टार्ट किया वह किया 1987 से 1980 के बीच। ठीक है, दिस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम स्टार्ट की गई 1987 से 1988, जिसका मेन उद्देश्य था एक इम्प्रूविंग द क्लास इन्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एडिशनल टीचर एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू प्राइमरी स्कूल बाय प्रोवाइड अ थर्ड टीचर टू स्कूल which enrollment exiting so has been extended to upper primary schools। यानी कि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था हमारा 1987 और 1988 के बीच में, ताकि क्लासरूम इन्वायरमेंट में हम वे सारी फैसिलिटी और एडिशनल टीचर इसमें जोड़े गए जो क्या है प्राइमरी स्कूलों में क्या कर सके, जो एनरोलमेंट करवा सके 100 से ज्यादा बच्चों को, और अपर प्राइमरी में। तो ये था मेन था कि जो आपके स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं आप वहां पर जाइए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको स्कूलों में आने के लिए क्या है आप प्रोत्साहित कीजिए बच्चों को। ठीक है, तो उसके लिए क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया। ठीक है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट एक्सीड 100 से ज्यादा हमारे प्राइमरी में बच्चे हों। उसके बाद उन्होंने शुरू किया आपका रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जो स्कीम थी ये चलाई गई टीचर 1987 में, जिसका एम था आपका टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल बेस ऑफ टीचर ट्रेनिंग बाय टेकिंग, कुछ नहीं दिख रहा बेटा, तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, नहीं तो जो मैं बोलती जा रही हूँ ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस टाइम पे लिख लो आप अपने पॉइंट। सबसे पहले मैंने बताया ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड जो 1987 से 1988 में चला। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो हमारे प्राइमरी लेवल पे है वे उन बच्चों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे स्कूल में उपस्थित हो सकेंगे, ये वाला था। ठीक है, और इसमें मेन क्या था हमारा स्लम्स के लिए, ये स्लम्स में जाकर झोपड़ियों में जाकर वहां के क्या है लोगों को मोटिवेट करना बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका जो दूसरा है आपका रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी 1987 में शुरू हुआ। इसका एम था टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल बेस टू टीचर ट्रेनिंग बाय टेकिंग अप स्पेशल प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर इन स्पेसिफाइड एरिया एंड अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है टीचर्स के ऊपर ही क्या है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया 1987 में, और उनको क्या है एक स्पेसिफाइड एरिया दे दिया गया। जैसे किसी टीचर को दे दिया गया कि आपको जितने भी जो भट्ठे लगे हुए हैं वहां के बच्चों को पढ़ाओ और वहां का एक्सपीरियंस करके देखो, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए। ठीक, कि आप जाइए वहां पर जाइए, अगर वो बच्चों को नहीं भेज रहे तो आप लोगों को वहां पर जाकर पढ़ाना है। तो ये था टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पर। दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका 1994 में आया, ये आया आपका 1987 में, ये आया 1994 में DPEP वाला प्रोग्राम। DPEP, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, पी फॉर प्राइमरी, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया 1994 में, एसोसिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। किसके साथ एसोसिएटेड था भाई, वह हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ, यूरोपियन कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, वहां से ये अटैच था। एंड नीदरलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, उसके द्वारा क्या था ये एसोसिएटेड था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें क्या है एक जिले के अंदर जितने भी बच्चे हैं आपके वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूलों में आए, इसलिए लोगों को मोटिवेट करना। और ये डायरेक्टली क्या था वर्ल्ड बैंक की ये मुहिम थी, और इसके साथ हमारा नीदरलैंड और यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड में इसके अंदर काम कर रहा था। उसके बाद था आपका शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एंड लोक जम्बिस प्रोजेक्ट इन राजस्थान।
इसमें क्या है, 2 एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, इसमें 2 प्रोजेक्ट को जोड़ा गया, ठीक है। बेसिक एजुकेशन, जो क्या है बेसिक एजुकेशन के लिए शिक्षा कर्मी एंड लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया। दोनों के दोनों क्या थे, इनोवेटिव प्रोजेक्ट थे, जिनका क्या उद्देश्य था भाई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टुगेदर इक्विवेलेंट इंप्रूवमेंट टू रिमोट एंड सोशली बैकवर्ड विलेज विद इन ए प्राइमरी फोकस ऑन जेंडर। इसमें बताया गया है 2 एक्सट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट के लिए शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट और लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया। दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो रिमोट एरिया थे, जहां पर क्या है पहुंच नहीं थी, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे थे, स्पेशली जो बैकवर्ड विलेजेस थे वहां पर बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ सके। आगे है आपका महिला समीक्षा, ये स्टार्टेड किया गया 1989 में, ये 1989 में शुरू किया गया और 5 स्टेट्स के अंदर इसको लागू किया गया। इसका मेन एम क्या था, वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए, जो क्या है हमारे गांव रूरल एरिया में है, ठीक है, पर्टिकुलरली वुमेन सोशल एंड इकोनॉमिकल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो क्या है बिल्कुल ही वीकर सेक्शन से जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए शिक्षा से रिलेटेड ये एक प्रोग्राम था, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्कीम है, इनकी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इंडिया में जो महिलाएं की शिक्षा है उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई। हाउएवर ओनली वन स्कीम हैज बीन डेवलप्ड, एक ये ऐसी स्कीम थी जो विकसित हुई एक्सट्रीमली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द स्लम एजुकेशन, भी चीज जो क्या है हमारे स्लम एजुकेशन की, जो झोपड़ियों में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी क्या थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी, तो अगर देखो एक महिला शिक्षित हो तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद एक प्रोग्राम शुरू किया गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन NFE and PGS and AIE के नाम से, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड EGS नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बताया गया है, ये आपकी 1977 और 1978 ऑन ए पायलट बेसिस and explained in subsequent years focused on out of school children in the 6 to 14 age group who have remained outside the formal system due to socio-economic and cultural reason। ये क्या थी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये 6 से 14 साल के उन बच्चों के लिए थी जो किसी कारण से हमारे क्या है सामाजिक और कल्चरली रीजन के कारण फॉर्मल औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो उनके लिए थी ये। इस स्कीम के अंदर क्या था, एजुकेशन बैकवर्ड स्टेट्स कवर्ड अर्बन स्लम्स, इसके अंदर किस किसको लिया गया था, जो भी हमारी अर्बन स्लम्स हैं, हिली एरिया है, या जो भी हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनके अंदर ये स्कीम था। मैनिलोस लैक ऑफ एथोसियम ऑफ टीचर, पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वीक मैनेजमेंट सिस्टम, इन सारी चीजों को देखते हुए ये स्कीम बनाई गई थी ताकि वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए, वहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। वो स्कूलों में नहीं जा रहे तो क्या हुआ, टीचर वहाँ पर जाके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, जिसमें आपको 2-4 याद रह जाए वो लिख देना कि इनकी स्लम्स की उसको चलाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या वो दी, ठीक है। उसके बाद आई आपकी सम इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, कुछ सजेशन पूछे थे हमसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, सम सजेशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, जो स्लम्स में रह रहे हैं बच्चे उनकी कंडीशन में किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, टू स्ट्रेंथ द कैपेसिटी ऑफ लोकल पीपल एंड देयर इंस्टीट्यूशन टू एंगेज विद लोकल अथॉरिटी एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर फॉर द सस्टेनेबल प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस। भी क्या है, जो लोकल पीपल है, वहाँ के लोकल जो बनते हैं, सबसे पहले तो उनका और जितने भी इंस्टीट्यूट है उन सबको एक साथ आकर हमारी जो स्थानीय जो भी हमारी सरकार है वे क्या कर सकते हैं, वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल प्रोविजन फॉर बेसिक सर्विस, जो बेसिक सर्विस है वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वहां के बच्चे भी पढ़ सके।
जैसे कोई प्राइमरी स्कूल वहां पर खोल दे सरकार। दूसरा, स्केल अप द डिलीवरी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, यानी कि उनके पास क्या है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं, जैसे स्वच्छ पानी उनके पास हो सके, सैनिटेशन की बेटर सैनिटेशन मिल सके उनको, अफोर्डेबल हाउस मिल सके, जो भी वहां का कूड़ा कचरा है उसका अच्छे से निपटारा हो सके। ठीक है, लैंड राइट्स थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट टू द लोकल पीपल एंड म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तो वहाँ की जो लोकल जो पंचायतें हैं या जो म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज हैं उनके अंडर ये काम होना चाहिए। आगे, टू सपोर्ट इनकम जनरेशन एक्टिविटी, हमें उनको उनकी जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज हैं उनमें सहयोग करना चाहिए। कम्युनिटी मैनेज सेविंग एंड क्रेडिट स्कीम, हमें क्या है, सामुदायिक जो बचत स्कीम है वो चलानी चाहिए, या फिर क्रेडिट स्कीम है वो चलानी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है उनको सिक्योर फंड मिल सके टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। बेटा ये 1 मिनट में 1 सेकंड के लिए डिविजिबल होता है, मैं पढ़ नहीं पाती क्या लिखा है क्या नहीं लिखा तुम लोगों ने। Sharing of experiences and adoption to more pro-poor policies and practice for slum upgrading and land tender at local and national level। तो इसमें क्या है, अडोप्ट मोर पुअर पॉलिसी, प्रो पुअर पॉलिसीज, हमें क्या है गरीबों के लिए कुछ ऐसी नीतियां और ऐसी प्रैक्टिस हमें लानी चाहिए, कुछ ऐसे नियम लागू करने चाहिए जो इस स्लम्स को भी क्या है इनके लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जा सके। ठीक है, तो ये क्या है हमें लोकल और नेशनल लेवल पर ये काम होना चाहिए। तो ये क्या था हमारा स्लम्स के रिगार्डिंग जो जो हम क्या कर सकते थे, सजेशन दे सकते थे वे था। तो यहाँ पर ये पॉइंट था आपका स्लम से रिलेटेड। ठीक है, issue of children living in urban slums, social deprived of girls measure bring improvement of their status, socially deprived girl, ये वाला टॉपिक नहीं आया अभी, ये तो सिर्फ हमने स्लम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो स्लम्स वाले में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो क्या बताया गया कि स्लम्स में सबसे पहले तो क्या क्या स्लम्स क्या होती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, जिनके पास क्या है वो जो बहुत गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी इनकम में, तो वहां पर वो झोपड़ियां बनाकर रहने लग जाते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई हमारे सामने, डेंजर सिचुएशन आ गई है, वहाँ की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इशू हैं, आगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने चीज से चालू की गई कि स्लम्स को, झोपड़ियों में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी शिक्षा को लेकर। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके सम सजेशन टू इम्प्रूव द कंडीशन, और कुछ सजेशन दिए गए हैं कि हम किस प्रकार उनकी कंडीशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लम्स वाला कंप्लीट समझ में आ गया टॉपिक। आगे एक क्वेश्चन है आपका, what is the problem of women in India, how can be these problems solved? वुमेन वाला देखती हूँ इसमें है या नहीं है आपके। अगला जो पॉइंट है आपका, चिल्ड्रन रेयरिंग प्रैक्टिस इन चिल्ड्रन सेपरेट फ्रॉम पेरेंट, प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेट, चिल्ड्रन इन क्रच, चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज, अगला जो पॉइंट है। तो आपको ये वुमेन इन इंडिया वाला वैसे पढ़ लेना, इसको बीच में स्किप कर देना। मैम इस सिलेबस में है तो सही। वुमेन वाला कहाँ पर रखा है, ये ऑर्फनेज डिप्राइव्ड गर्ल्स के ऊपर। मैम जो यूनिट्स लिखे हैं, यूनिट 4 में जो आप क्वेश्चंस बता रहे थे कल जब स्टार्ट किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इंडिया, हाउ कैन बी दीज प्रॉब्लम्स सॉल्व, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, और इसके बाद एक और लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग द वुमेन इन इंडिया। नहीं ये क्वेश्चन यहाँ लिखा, मैं आगे देख रही थी, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हमारा पेज है ना उसके ऊपर देख रही थी है या नहीं है। ओके मैम। स्टार्टिंग में जो लिखा है बस, चिल्ड्रन rearing प्रैक्टिस इन सेपरेट, ठीक है। तो ये वाला है जो आपका वुमेन के ऊपर, कि वुमेन्स के सामने क्या
क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डोरी ट्रेडिशन दे दिया, वुमेन एज लाइबिलिटी दे दिया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के आना कल, ठीक है? पढ़ लोगे ना इसको खुद? हाँ जी मैम। मेरे को लगता नहीं इतना मुश्किल मिलेगा वुमेन वाला। उसके बाद कल हम करेंगे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन क्रच एंड ऑर्फनेज, गिव सम सजेशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द दीज चिल्ड्रंस। ऑर्फनेजेस वाला और क्रच में जो बच्चे रह रहे हैं और कैसे उनकी सिचुएशन में कैसे, ये वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे। और अब वुमेन वाला पढ़ लेना, और इसमें हिंदी मीडियम में है ये वुमेन वाला। विद क्लियर, मेरे को लग नहीं रहा हमने हिंदी मीडियम में दे रखा है ये। भाई हिंदी मीडियम में मिल जाए तो देख लेना, नहीं मिले मुझे तो लग तो नहीं रहा हिंदी मीडियम में है ये, नहीं है शायद। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के आना है ह्यूमन वाला टॉपिक, ठीक है? और कल मैं कराऊंगी आपका ये वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक, ठीक है? क्रच और ऑर्फनेज वाला। अब मैं एक बार फिर से रिव्यू दे देती हूँ क्या क्या पढ़ा था आज हमने। एडोलसेंस से हमने शुरू किया था कि डिफाइन एडोलसेंस एंड प्रॉब्लम एंड डिलीमा से हमने एडोलसेंस क्या है इसका मीनिंग मैंने कल बताया था, आज नहीं बताया। प्रॉब्लम आई थी हमारे एडोलसेंस के सामने, सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था होम रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और सोसाइटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ रिलेटेड में आपने उनकी बॉडी इमेज, पिंपल वगैरह, कॉम्प्लेक्शन, ये वाली सारी चीजें पढ़ी थी। और आपने होम रिलेटेड में उनका क्या है, कंपैरिजन किया जाता है अगर बच्चों के साथ, वो पढ़ी थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पेरेंट्स के बीच में भी, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में क्या हो जाता है, पुअर अपार्ट करते हैं पेरेंट्स, बच्चों के बीच में झगड़ा, ये वाला। स्कूल रिलेटेड में स्कूल का टीचर स्ट्रिक्ट हो सकता है, पुअर मार्क्स की टेंशन रहती है, ये सारी चीजें। सोसाइटी से रिलेटेड में क्या था उनका, लैक ऑफ फ्रेंड। तो ये सारी चीजें हमने प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस में पढ़ी। उसके बाद हमने कुछ और प्रॉब्लम्स भी पढ़ी थी, उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल एंड एजुकेशनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी, ठीक है? उसके बाद कंक्लूजन में भी कुछ 4-5 प्रॉब्लम और दे रखी थी, इमोशनल टेंशन, पर्सनल अपीयरेंस, और आपके एम्सिवेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये वाली प्रॉब्लम के सामने थी। और उसके बाद इसका जो टॉपिक था रोल ऑफ टीचर, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है, आपके एडोलसेंस के पहले वाले क्वेश्चन में, रोल ऑफ टीचर की प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस, अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड्स, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल प्रोवाइड करने चाहिए, प्रेज एंड रिकॉग्नाइज एजुकेशन गाइडेंस, को करिकुलम एक्टिविटी, रेंडर प्रॉपर एंड एजुकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। ये एडोलसेंस का पढ़ा था हमने आज। और उसके बाद हमने किसका पढ़ा था, डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, जिसमें आपने क्लास, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, ये सारी चीजें। फिर फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे आपने, आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, लाइक वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। उसके बाद आपने स्लम्स वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये 2 टॉपिक या 3 टॉपिक जो हमने करे हैं सबको समझ में आ गए? क्लियर है एवरीवन? भाई 10 बच्चे तो हैं मेरे साथ। चलो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कल मिलेंगे, ठीक है? Happy New Year, ma'am, and your family. हैप्पी न्यू ईयर रोशन। आज तो कई दिनों में मिला मुझे। समझ में आ गया बेटे टॉपिक? Yes, ma'am. Enjoy कीजिए फैमिली के साथ. Bye. आप भी बेटा, सेम टू यू।
चलो फिर मिलेंगे कल, नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे हम। और आई होप, मेरे ख्याल में इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक तक शायद आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट पेपर वाली। उसके बाद मैं आपका थर्ड पेपर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर बेटा।